नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। नए अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए तैयार एक नए उपकरण की और बताएंगे जैविक कचरे को जल्द से जल्द खाद में बदलने की एक नई तकनीक के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज इन साइंस को सब्सक्राइब करें ताकि आप विज्ञान से जुड़ी किसी भी खबर से बेखबर ना रहें। आज के अंक को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वेस्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की रिसाइकलिंग करने के लिए स्वदेशी उपकरण तैयार, आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने किया विकसित। जैविक कचरे को जल्द से जल्द खाद में किया जाएगा परिवर्तित, निपटारे के उचित समाधान की तरफ एक और कदम। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय शोधकर्ताओं ने वेस्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की मैकेनिकल रिसाइकलिंग कर कंपोजिट बनाने के लिए स्वदेशी उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण के आने से न सिर्फ अब पॉलीमर वेस्ट का सही प्रबंधन होगा, बल्कि इस मटेरियल से टाइल्स और ईंट का निर्माण कर उनका सही उपयोग किया जा सकेगा। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। प्लास्टिक कचरा आज पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है। पर्यावरण के लिए हानिकारक इस पदार्थ का प्रदूषण मुक्त प्रबंधन करने के लिए कई तरकीबें आजमाई जा रही हैं और इनमें एक तकनीक प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर उनका बेहतर उपयोग करना भी है। इसी दिशा में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी परियोजना के सहयोग से नया स्वदेशी उपकरण तैयार किया है। गोल्डन नाम से तैयार यह उपकरण वेस्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की मैकेनिकल रिसाइकलिंग कर कंपोजिट बनाने में सहायक होगा, जिससे पेवर ब्लॉक, टाइल्स और ईंटों जैसे निर्माण के लिए प्लास्टिक को आवश्यक आकार में ढाला जा सकता है। बाजार में मौजूद मेल्ट मिक्सिंग उपकरण वेस्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हैंडल नहीं कर पाते। इनमें आमतौर से दूषित पदार्थ चिपक जाते हैं, जबकि आईआईटी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर गोल्डन उपकरण को थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के वेस्ट की मेल्ट मिक्सिंग और इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट फिलर्स से तैयार किया गया है। ये विशेष रूप से प्रयोगशाला स्थितियों में एक सतत प्रक्रिया के रूप में पिघला हुआ मिश्रण तैयार कर सकता है, जिसमें अपशिष्ट पॉलीमर और फिलर्स के कुशल मिश्रण की सुविधा के लिए कंप्रेशन रेशियो और क्लियरेंस डेप्थ जैसे कुछ प्रमुख मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। आईआईटी बॉम्बे और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बेलगावी वर्क्स के सहयोग से विकसित इस तकनीक को लेकर एक पायलट स्केल सेटअप भी स्थापित किया गया है। शोधकर्ता अब इस उपकरण की लागत को 8 गुना तक कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा व्यावसायीकरण किया जा सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने जैविक कचरे को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक शहरों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले इस तरह के अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को काफी हद तक हल कर देगी और नगर निगम को एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराएगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के चलते हर शहर आज रोजाना निकलने वाले टनों कचरे के प्रबंधन से जूझ रहा है। इनमें एक बड़ी समस्या जैविक कचरे की भी है, जो कि पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। इस तरह के कचरे से निपटने के लिए उसे जैविक खाद में बदलने का समाधान निकाला गया था। यह प्रक्रिया भी थोड़ी लंबी है और कचरा लंबे समय तक खुले वातावरण में रखा जाता है, जिसे बायोडिग्रेड होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। अब
वेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च ग्रुप IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नवीन तकनीक विकसित की है। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकसित यह बायोडिग्रेशन तकनीक कुल 27 दिनों में कचरे को खत्म कर खाद में बदल देगी और नगर निगम कचरे को 71% तक कम कर देगी। There's a novel technology known rotary drum composting, which very fast technology, which normally the thermophilic condition during the conventional process it required 7 to 8 days or even 15 days, but in the rotary drum composting process it reaches in 6 hours, 8 hours, one of the fastest technology, and within 7 days we are able to convert that into a primary stabilized material, which all the heat and everything is getting out. Temperature reaches in that particular reactor without addition of any extra heating material. We are reaching up to 70-72 degree temperature, but still after 7 days the compost is not fully matured. So what we had, this is a novel technology we had adopted, like once you feed in the reactor, after 7 days we are feeding into the vermicomposting process where the earthworms is able to easily get degrade. IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने जैविक अपशिष्ट प्रबंधन की 2 प्रक्रियाओं रोटरी ड्रम कंपोजिट यानी RDC और वर्मी कंपोस्ट को जोड़ने की प्रक्रिया पर काम किया। RDC प्रक्रिया जैविक कचरे को 20 दिनों में ही पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल सकती है और वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया ज्यादा बेहतर खाद बनाने का तरीका है। इन दोनों को मिलाने से अब 1 महीने से भी कम समय में पर्यावरण अनुकूल तरीके से गुणवत्तापूर्ण खाद तैयार की जा सकती है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल ऑफ बायोमास कन्वर्जन एंड बायो रिफाइनरी, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट मैनेजमेंट सहित कई शोध पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। So currently in our campus we have the reactor is a 5 meter cube reactor where everyday feeding is 300 kg, where per day the final produce is 150 to 200 kg vermicompost, one of the best quality vermicompost. इस 2 चरणीय बायोडिग्रेशन तकनीक से प्राप्त खाद की माइक्रोबियल संरचना के मेटा गेनोमिक विश्लेषण में कुल 4.2% नाइट्रोजन पाई गई और इस खाद का उपयोग गैर विषैला और सुरक्षित साबित हुआ है। इस तकनीक से नगर निगमों को जैविक कचरे का प्रबंधन करने के लिए एक तेज और ज्यादा उपयोगी विकल्प मिलेगा। इस तकनीक को अपशिष्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर किया गया है, जो इसका बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू कर चुकी है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिक के कई ग्लेशियर्स पर बड़ी तेजी से बर्फ कम हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हेक्टोरिया ग्लेशियर में बर्फ फिसलने की गति चौगुनी हो गई है और पिछले कुल 16 महीनों में ही इसकी 25 किलोमीटर बर्फ पिघल गई। डार्टमाउथ कॉलेज के एक ग्लेशियोलॉजिस्ट मैथ्यू मोलेरघम के अनुसार ग्लेशियर्स का इस तेजी से सिमटना पहले कभी नहीं देखा गया। ये घटना समुद्र के असामान्य रूप से गर्म तापमान की वजह से हो रही है। इससे बड़ी लहरों की एक श्रृंखला बनी जो समुद्र तट के उस हिस्से से टकराई जो आमतौर पर लहरों से सुरक्षित रहते हैं। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के ग्लेशियोलॉजिस्ट नाओमी ओचवाट कहते हैं कि यह घटना संकेत है कि दूसरी जगहों पर क्या हो सकता है। उन्होंने अमेरिकी भूभौतिकीय संघ की बैठक में इस शोध के नतीजे पेश किए। वैज्ञानिक अब यह देख रहे हैं कि जब वर्तमान अंटार्कटिक का तापमान दिसंबर और मार्च के बीच बढ़ता है तब क्या होगा। अब तक हेक्टोरिया और अन्य ग्लेशियर सिर्फ गर्मियों में पीछे हट रहे थे, जब समुद्री बर्फ नहीं होती है, और सर्दियों के दौरान जब खाड़ी की सतह पर बर्फ जम जाती है उनका पिघलना थम जाता है। हाल ही में नीति आयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने
मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया। डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी स्टील उद्योगों के कचरे को धन में बदल रही है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मजबूत करने और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद कर रही है। CSIR CRRI तकनीकी मार्गदर्शन के तहत JSW स्टील ने NH66 के इंदापुर पनवेल खंड पर 1 किलोमीटर लंबे 4 लेन स्टील स्लैग रोड खंड का निर्माण किया है। इस सड़क के निर्माण के लिए लगभग 80,000 टन कोणार्क स्टील स्लैग को JSW स्टील डोलवी रायगढ़ संयंत्र में संसाधित स्टील स्लैग एग्रीगेट्स के रूप में परिवर्तित किया गया था। प्रोसेस्ड स्टील स्लैग एग्रीगेट्स विभिन्न यांत्रिक गुणों के मामले में प्राकृतिक एग्रीगेट से बेहतर हैं। इस सड़क खंड पर भी सभी परतों में सीमेंट कंक्रीट और संसाधित स्टील स्लैग का उपयोग किया गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 17 जनवरी 1706 को बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ। वो अमेरिकी वैज्ञानिक, आविष्कारक, राजनेता, लेखक, राजनयिक, मुद्रक और प्रकाशक थे, जो विद्युत प्रयोगों और सिद्धांतों पर अपनी रिपोर्टों के लिए यूरोपीय वैज्ञानिक हलकों में व्यापक रूप से जाने जाते थे। उन्होंने अधिक गर्मी देने के लिए एक प्रकार के स्टोव का आविष्कार किया, जो अभी भी निर्मित किया जा रहा है, और बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल भी उन्हीं का विचार था। 20 जनवरी 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान बॉम्बे, जिसे अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है, में अप्सरा परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था। रिएक्टर 100x50x70 कंक्रीट की इमारत में स्थित था और ये भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। 21 जनवरी 1950 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। बीते 70 से ज्यादा वर्षों में इस प्रयोगशाला ने राष्ट्र के लिए मापन मानकों के संरक्षक के रूप में कार्य किया है और भौतिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उभरा है। 25 जनवरी 1983 को इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट यानी IRAS को कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था। IRAS प्रकाश की इंफ्रारेड वेवलेंथ पर आकाश का व्यापक और विश्वसनीय सर्वेक्षण करने वाली पहली अंतरिक्ष दूरबीन थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त परियोजना थी, जिसने खगोल विज्ञान में अध्ययन के लिए नए क्षेत्रों को जन्म दिया। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।